हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट कवर करेंगे। जब यूपीपीसीएस या एआरओ के एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। तब तक पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो तब तक यूपीएससी के टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। कथन नंबर 1 है 1813 का चार्टर एक्ट। कथन नंबर 2 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और कथन नंबर 3 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, तो ये बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। प्रतिवर्ष शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने थे, जिसके लिए 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था। इस कमेटी में कुल 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। उसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव से भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। इसलिए हमारा कथन नंबर 2 भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। कथन नंबर 3 है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसके द्वारा भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे ट्रेविलियन, जबकि प्राच्यविद शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे H.T. प्रिंसिप। तो हमारा सही आंसर है कथन 1, 2 और 3 सही हैं, यानी इन तीनों के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है भारत के संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ है उन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। सबसे पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार को हमने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से, तो ए का है हमारा 2। बी है शासन की संसदीय प्रणाली। शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से, तो बी का है हमारा 1। सी है आपात उपबंध। आपातकालीन प्रावधान अपनाए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से, तो सी का है हमारा 4। और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मूल अधिकारों को अपनाया गया है अमेरिका के संविधान से, शासन की संसदीय प्रणाली को यूके के संविधान से, आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी के वाइमर संविधान से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। ऑप्शन है ए मार्ले-मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान की 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, जबकि राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को दिया गया है। और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन गतिरोध होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को सौंपी गई थीं, जबकि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति पर। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपको ध्यान रखना है, संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिनके स्थान पर एन माधवराव को समिति में शामिल किया गया था, और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण उनके स्थान पर VT यानी TT कृष्णमाचारी को संविधान में संविधान समिति में इसमें प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 1813 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, इसने यानी 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि चीन के साथ और चाय का व्यापार इस पर एकाधिकार बना रहा था। कथन नंबर 2 है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये कथन भी हमारा सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। कथन नंबर 3 है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, न कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर होगा कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो संघ की व्यवस्था की गई थी उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन है ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को और ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ यानी अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी, जबकि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को सौंपी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है ए एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की 3 सूचियाँ, ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैधता और ऑप्शन डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यानी इनमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? यहाँ हमें बताना है कि इनमें से 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा
प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही कर दी गई थी। तो इसका ये कथन हमारा गलत है। ये 1909 के अधिनियम की विशेषता है, ना कि 1919 की। और कथन नंबर 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये कथन हमारा सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र के द्वारा प्रांतों को कुछ विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण भी किया गया था। इसलिए हमारा सही आंसर है कथन 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। रांची में स्वराज पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जिसका कार्य भारतीय संविधान का गठन करना होगा। तो ये प्रस्ताव स्वराज पार्टी के द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, जिसके बाद ये मई 1945 में भारत में चल रहे संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटेन गए थे, लंदन गए थे। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की। उसके बाद जून 1945 में उन्होंने उन्हीं प्रस्तावों को जो उन्होंने ब्रिटेन में रखे थे जून 1945 में वेवेल ने उन्हीं प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण था वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये कथन हमारा कारण हमारा बिल्कुल गलत है। वेवेल का विचार ऐसा कहीं से कहीं तक भी नहीं था कि भारत का बंटवारा बच जाता। उनका उद्देश्य था, वेवेल योजना का उद्देश्य था कि भारत में जो राजनीतिक या संवैधानिक गतिरोध है उसे समाप्त करना और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना। तो कारण हमारा गलत है और कथन हमारा सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिम सरकार की। तो अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, जिसके आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें वायसराय कार्यपालिका परिषद के पदेन सभापति बने रहे थे, लेकिन कार्यपालिका परिषद का उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। यहाँ संविधान सभा से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, यह आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 1 है हमारा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये कथन हमारा गलत है। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्योंकि राज्यों की प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग संविधान सभा के निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, इसलिए संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कथन नंबर 2 है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह भी कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। कथन नंबर 3 है, वह बहुदलीय निकाय थी, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। और कथन नंबर 4 है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, जिनमें प्रमुख थी प्रारूप समिति। तो इसका सही आंसर है कथन 3 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन है ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर-दिसंबर 1932 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके विचार विमर्श की परिणति अंत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाना था, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।